से इनका स्वागत कीजिए। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय केजरीवाल जी से सबसे पहले किसानों के नेता बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के चित्र पर माल्यार्पण करके कार्यक्रम की शुरुआत करें। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, बाकी लोग अपनी जगह पर बैठे रहें, बाकी सभी साथी अपनी जगह पर बैठे रहें। अब मैं निवेदन करूंगा उत्तर प्रदेश आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष भाई सभाजीत जी से कि वे आएं और अपने विचार रखें। भाई सभाजीत जी। सभाजीत जी हमारे उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी और जिला पंचायत के चुनाव के प्रभारी दिल्ली के मंत्री राजेंद्र कुमार यादव जी, हमारे सांसद भगवंत मान जी, आदरणीय उधम सिंह जी, हमारे तमाम खाप चौधरीगण यहां पर मौजूद हैं। मैं उनसे सबसे निवेदन करूंगा कि मुख्यमंत्री जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। मैं माननीय सांसद संजय सिंह से अनुरोध करूंगा कि एक बार माल्यार्पण के लिए आए, एक बार जगह दें माननीय सांसद जी को। माननीय सांसद संजय सिंह जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, किसान एकता, किसान एकता, भारत माता की, भारत माता की। सभाजीत जी आएं और अपने विचार रखें। भाई सभाजीत जी। पूरे देश की राजनीति को एक दिशा देने वाले और इस काले कृषि कानून के खिलाफ पूरे देश भर के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आंदोलन में शामिल होकर इस आंदोलन को मजबूती देने वाले हम सबके नेता, देश के आम आदमी की उम्मीद, दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी का हम आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश की इकाई की तरफ से इस मेरठ की धरती पर हम उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। माननीय सीएम साहब को सुनने के लिए आप सारे यहाँ आए हैं। आप कुछ विचार करना चाहेंगे? जो संदेश देश के किसानों के साथ खड़ा होने की हम जैसे कार्यकर्ताओं को दी है, आप सभी साथी इस किसान आंदोलन को और मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। जिस तरीके से इस कृषि कानून किसान हितों की अनदेखी की गई है, हम खुद एक किसान के बेटे हैं, एक साधारण किसान का बेटा हूं। हमको इस बात का एहसास है कि इस कानून से आने वाले दिनों में देश के किसानों को कितना नुकसान होगा। तो इसलिए हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, बहुत सारे सम्मानित साथियों को अपनी बात रखनी है। मैं फिर एक बार उत्तर प्रदेश की इकाई की तरफ से माननीय अरविंद केजरीवाल जी का, माननीय सांसद संजय सिंह जी का और दूसरे सभी सम्मानित नेताओं का हम हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा
दिल्ली सरकार के मंत्री और उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत चुनाव के प्रभारी भाई राजेंद्र पाल गौतम जी से कि वे आएं और अपने विचार रखें। भाई राजेंद्र पाल गौतम जी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए राजेंद्र पाल जी का। सबसे पहले करुणा के सागर सम्यक संबुद्ध संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, ज्योतिबा फूले जी, साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर एवं अन्य देश के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पे आसीन देश के युवाओं के दिलों की धड़कन और दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी, उत्तर प्रदेश के प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद भाई संजय सिंह जी, पंजाब से लोकसभा के अंदर सांसद भाई भगवंत मान जी, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सभाजीत जी, सभी किसान खाप के नेतागण, आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और दिल्ली और पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग प्रदेशों, अलग अलग जिलों से आए हुए सभी कार्यकर्ताओं को मैं नमन करता हूं। और आज मैं किसान साथियों से, किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, होके मायूस नहीं, शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है, सूरज से निकलते रहिए, एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। ये परीक्षा की घड़ी है। आजकल आप सोशल मीडिया पे एक कविता पढ़ते हुए देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को देखते होंगे, जिसमें वो कहते हैं, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। हमें बड़ी देर से समझ आया, वो कहते थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, जब प्रधानमंत्री बनूंगा मैं खुद ही देश को बेचूंगा। एक वीडियो के अंदर वो कहते हैं कि रेलवे से मुझसे ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता, और जो लोग कहते हैं रेलवे बिक रहा है वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन आज तो सचमुच में रेलवे बिक रहा है, एयरपोर्ट बिक रहे हैं, बंदरगाह बिक रहे हैं, गैस कंपनियां बिक रही हैं, बैंक बिक रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी बिक रही है। मैं एक बात आप सब साथियों से पूछना चाहता हूं, और किसान भाई इस बात को शायद मानेंगे भी, कि अगर कोई किसान बच्चों के लिए 100 बीघा जमीन छोड़ के जाता है और उसके बच्चे अगर उस 100 बीघा जमीन में से 90 बीघा जमीन को बेच दे, तो उसके बाद ऐसे पुत्र को कपूत कहते हैं, कपूत। तो देश की संपत्ति को बेचने वाले एक बार अपनी गिरेबान में झांक कर देखें। मुझे लगता है उन्हें देश के लोगों से प्यार नहीं है, उन्हें अपने पूंजीपति दोस्तों से प्यार है। किसानों के संदर्भ में जो 3 काले कानून आए, जब तक इन कानूनों का कच्चा मसौदा भी तैयार नहीं था, तब उनके बड़े बड़े पूंजीपति दोस्तों ने बड़े बड़े भंडारण केंद्र बना लिए थे। तो उन बड़े बड़े पूंजीपति जो मोदी जी के मित्र हैं, उनको कैसे पता चल गया कि कृषि से संबंधित 3 कानून आने वाले हैं, और जो भंडारण की एक सीमा होती थी, सीमा से अधिक भंडारण करने पर मुकदमा दर्ज होता था, कालाबाजारी बैन थी, भंडारण करने वाले को जेल जाना होता था। उनको यह पता कैसे चल गया कि कानून आने वाले हैं और भंडारण की सीमा को समाप्त कर दिया जाएगा, जितना चाहे उतना भंडारण कर लेना। इसका सीधा सा मतलब है कि यह भंडारण की जो सीमा हटाई गई है, मोदी जी ने अपने मित्र
मित्रों के लिए हटाई है। तीनों के तीनों काले कानून मोदी जी अपने मित्रों के लिए लेकर आए हैं। उन्होंने न केवल किसानों का गला घोटने का काम किया है, मैं समझता हूं देश के सभी लोगों का गला घोटने का काम किया है। जब भंडारण की सीमा खुल जाएगी, उसके बाद पूरे देश का किसानों से अनाज खरीद के ये बड़े बड़े पूंजीपति अपने भंडारण केंद्रों में जमा कर लेंगे, और जब जनता को उसकी जरूरत पड़ेगी और मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा, फिर उसी को कई गुना ज्यादा कीमत पर वो लोग बेचने का काम करेंगे। आपने मदर इंडिया फिल्म देखी होगी और भी कई पुरानी फिल्में देखी होंगी, जिसमें बड़े बड़े सेठ पूरे देश का अनाज अपने भंडारण केंद्र में बंद कर लिया करते थे और उसके बाद कई गुना दाम पर उसको बेचते थे। उसी तरह की काला बाजारी को आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने लीगलाइज कर दिया, उसको कानूनी मान्यता दे दी। लेकिन आप सब लोग, एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को सब सुनने आए हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, पहले पूरे देश के लोग, अब से 40-50 साल पहले पब्लिक स्कूल नहीं हुआ करते थे, केवल सरकारी स्कूल हुआ करते थे। अमीर हो या गरीब हो, सबके बच्चे उन्हीं सरकारी स्कूलों में पढ़ा करते थे, और जिस गरीब से गरीब परिवार के बच्चे के अंदर प्रतिभा हुआ करती थी, वो अपनी मेहनत के, काबिलियत के दम पर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की तरह लिखने का काम करते थे। फिर ऐसी क्या वजह हो गई कि एक के बाद एक लगभग 40 साल से प्राइवेट स्कूल खुलते चले गए और सरकारी स्कूल बर्बाद होते चले गए। टीचरों की भर्ती बंद कर दी, सरकारी स्कूलों में पढ़ने का माहौल नहीं छोड़ा। जब पूरे देश में एक ऐसा अंधकार का वातावरण बन गया कि अब गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे कैसे, ऐसे में देश के अंदर एक उजाले की किरण के रूप में माननीय अरविंद केजरीवाल दिल्ली से निकल कर आए, जिन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को अपने टोटल बजट का 26% खर्च करके इतना बेहतरीन बना कि आज बड़े बड़े पैसे वालों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों से नाम कटाकर सरकारी स्कूलों में भर्ती हो रहे हैं। इसका मतलब यह हो सकता है सरकारी शिक्षा व्यवस्था को सुधारा तो जा सकता है, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारा तो जा सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरह नियत होनी चाहिए। उनके अंदर नियत है तो उन्होंने करके दिखा दिया। अगर दिल्ली के अंदर 200 यूनिट बिजली फ्री हो सकती है, उससे ऊपर सस्ती हो सकती है, तो क्या उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली सस्ती नहीं हो सकती? अगर दिल्ली में सरकारी स्कूल अच्छे हो सकते हैं, अस्पताल अच्छे हो सकते हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकते? एक्चुअली इनकी नियत नहीं है ठीक करने की। इनको लगता है वोट तो जाति के धर्म के नाम पे मिल जाएगा। इन्होंने लोगों को के बीच में नफरत पैदा कर दी है, आपस में दरारें पैदा कर दी है, यूपी को जंगल राज में तब्दील कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश को बचाने की बारी है और देश को भी बचाने की बारी है। अब देश का नेतृत्व, मैं समझता हूं समय आ गया है, माननीय अरविंद केजरीवाल देश का नेतृत्व करेंगे और देश को बचाने का काम करेंगे। तो इन शब्दों के साथ, चूंकि सब लोग माननीय अरविंद जी को सुनने के लिए आए हैं, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत ही धन्यवाद राजेंद्र पाल जी। मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, इससे पहले कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आप लोगों को संबोधित करें, मैं आमंत्रित करूंगा पंजाब की धरती से हमारे बीच में आए लोकसभा के सांसद भाई भगवंत मान जी को कि वह और अपने विचार रखें। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें भगवंत मान जी। आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर और देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अपर हाउस में सभा में मेरे साथी और बेबाक तरीके से फुटपाथ से लेकर संसद तक आम लोगों की बात को उठाने वाले भाई संजय सिंह जी, उत्तर प्रदेश इकाई के सभी ओहदेदार साहिबान और दर्जा बदर्जा आम आदमी पार्टी के जितने भी नेतागण आए हैं, और सबसे बड़े आम आदमी पार्टी की और आम आदमी की और देश की रीढ़ की हड्डी जो मेरे सामने मेरठ की क्रांतिकारी धरती के लोग बैठे हैं, मैं सबको नमन करता हूं। मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, पिछले 100 दिन से लगभग 100 दिन हो गए, किसान
दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर बैठे हैं, अपने परिवार सहित बैठे हैं, बच्चों सहित बैठे हैं। वो -2 डिग्री टेम्परेचर की ठंड में भी बैठे थे। अभी टेम्परेचर बढ़ रहा है, 50-55 तक जाएगा, तब भी बैठे रहेंगे, क्योंकि मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था किसान को मौसम से मत डराओ। वो जब पानी देता है अपने खेतों को दिसंबर में, तो उसके हाथ पैर नीले हो जाते हैं। उनको ठंड से मत डराओ, उसको गर्मी से मत डराओ। और सबसे बड़ी दुखदायक बात यह है कि उनको टैग कैसे दिए जा रहे हैं मोदी गवर्नमेंट की तरफ से। ये तो देशद्रोही हैं, ये तो माओवादी हैं, ये तो अर्बन नक्सली हैं, ये तो आतंकवादी आ गए। अरे टिकरी बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे जितने किसान बैठे हैं, उनमें से 80% के बेटे और भतीजे चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर छाती ताने खड़े हैं देश की रक्षा करने के लिए। क्या आप उनके परिवारों को देशद्रोही बोलते हो? शर्म नहीं आती बीजेपी वालों? आपको शर्म करनी चाहिए इनको। मैं पंजाब की धरती से आया हूं, मैं जलियांवाला बाग की धरती से आया हूं, मैं शहीद आजम भगत सिंह की धरती से आया हूं, मैं शहीद उधम सिंह के शहर से आया हूं, और मैं मंगल पांडे की धरती को नमन करने आया हूं, जिसने 1857 में ऐसा गदर खड़ा किया, इस सरकार की जड़ें हिल गई थी। ये महापंचायत भी वही काम करने वाली है। इतिहास अपने आप को दोहराएगा। मैं जब आ रहा था संगरूर से बाया करनाल शामली, मुझे तो कोई फर्क नहीं पता चला कब मैं हरियाणा में एंटर हो गया, कब मैं यूपी में हो गया एंटर, क्योंकि इधर उधर जो फसलें थी वो बिल्कुल एक जैसी हैं। हमारे पंजाब में भी गेहूं इतना ही बड़ा हो गया जहां जितना आपके यहां, हमारे पंजाब में भी सरसों के फूल उतने ही पीले हैं जितने आपके यहां हैं। हमारे पंजाब में भी गन्ना ऐसे ही खड़ा है, आपके यहां भी खड़ा है, और हमारे पंजाब में भी गन्ने की पेमेंट नहीं हुई, आपके यहां भी पेमेंट नहीं हुई। मुझे तो कोई फर्क नहीं लगता इसमें, समस्याएं सेम हैं, समस्याएं एक हैं। तो समस्या एक है तो उसका हल भी एक है। जिन समस्याओं का हल दिल्ली में हो चुका है और जिन समस्याओं का हल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने किया है, तो सभी समस्याओं का हल आपके सामने बैठा है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली की लड़ाई को याद करो। जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल लड़ते हैं, कौन होता है इनके साथ? हम सब होते हैं। हमें कौन जानता देश में? अरविंद केजरीवाल के नाम पे लड़ते हैं, ये जाते हैं। और दूसरी तरफ कौन होता है? पूरा मंत्रिमंडल केंद्र सरकार का, सभी मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, सभी जितने अमित शाह पर्चे बांट रहा होता है हाथ से। अरे अरविंद केजरीवाल जी, आपको मैं इस बात की बधाई देता हूं, जो पहले हेलीकॉप्टर से ऐसे करके चुनाव जीता जाते थे, आज डोर टू डोर नहीं, विंडो टू विंडो करने लगे हैं, धरती पे आ गए हैं। उनको धरती पे उतारने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, नेता बड़े नहीं होते। जब नेता मोदी जी की तरह अपने आप को लोकतंत्र से बड़े समझने लगते हैं, तो लोग बहुत सियाने हैं भाई साहब। लोग जब चाहें आदमी अर्श पर, और आदमी अहंकार में आ जाए मोदी जी की तरह, तो लोग कहते हैं आजा बेटा फर्श पर। बड़े उतारे हैं। इंदिरा गांधी हार गई थी, वाजपेयी जी हार गए थे। तो ये अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार का सिर नीचे होता है। और क्या कैसे रोक रहे हैं भाई पंजाब वालों को, यूपी वालों को? ऐसे तो बॉर्डर जो बनाते हैं ना, दुश्मन की फौज को रोकने के लिए बनाते हैं कि अगर वो यहां तक आ गए तो ये पुल उड़ा देंगे हम, अगर वो दुश्मन की फौज यहां तक आ गई, यहां बारूदी सुरंग बिछा देंगे, अगर यहां तक आ गए तो कटीली तारें लगा देंगे। बिल्कुल वैसा ही किसानों के साथ। क्या क्या देशद्रोही आ रहे हैं? कोई दुश्मन की फौज हमला करने आ रही है? और देखो, कमल के फूल वाले किसानों के सामने कांटे लगा रहे हैं। कमल के फूल वाले सड़क पर कांटे गाड़ रहे हैं, और अपने खेती के औजारों में कांटे गाड़ने वाले फूल उगा रहे हैं। किसानों ने फूल उगाए हैं। इसका मतलब डर है। इसका मतलब ये सरकार डर गई है, अंदर से डर गए हैं। ये पूंजीपतियों की सरकार है। पीयूष गोयल
रेल मंत्री है और व्यापार मंत्री है, वो क्या करने जाता भी जब किसानों से बात उचित होती है? उसका कोई लेना देना नहीं खेती से, वो तो अंबानीज और अडानीज का वकील बन के जाता है भाई साहब, कि इनको कोई नुकसान ना हो जाए। आप सोचो, आप सभी पढ़े लिखे लोग बैठे, आप डाटा खरीदते हो इंटरनेट का, मोबाइल डाटा, नेट का, आप अपने पैसे से डाटा खरीदते हो और सरकार कभी भी उस डाटे को बैन कर देती है कि इस एरिया में नेट बैन है। जब ये कंपनियां अपनी मर्जी से डाटा बैन कर देती हैं, आप सोचिए अगर बदकिस्मती से इनके हाथ में आटा आ गया तो ये आटा भी ऐसे बैन करेंगे। ये डाटा वालों को आटा दे रहे हैं, सीएम साहब डाटा वालों को आटा दे रहे हैं, जियो वालों को, उनके हाथ में आटा भी आ जाएगा। हमारे बच्चों की एक निवाला वो तय करेंगे कितने निवाले खाने हैं। इतने खतरनाक कानून है ये तीनों कानून, इनको वापस लेना होगा। संजय भाई बैठे हैं, लोकसभा में हमने कहा था, बहुत चिल्लाए हम लोग कि मत करो। मैंने उदाहरण भी दी थी, ये मेरठ का एरिया से ऊपर चले जाएं, ये रुद्रपुर, बाजपुर, ये पीलीभीत का एरिया जंगल था, किसानों ने शेरों के साथ लड़ाई करके इस जंगल में मंगल लगाया, धरती को उपजाऊ बनाया। कई शेर मारे भी गए और शेरों ने किसानों को भी मारा। मैंने पार्लियामेंट में कहा था, मोदी जी ये किसान कौम है जो शेरों से लड़ना जानती है, इसके साथ पंगा मत लो, आपको भारी पड़ेगा। और हो रहा है, अभी हो रहा है। तो फिर इनके पास कोई तावीज नहीं है, ये सिर्फ बातें करते हैं, भाषण देते हैं। खेती मंत्री जी तोमर साहब, शर्त लगा लो, मैं शर्त लगा के कह सकता हूं, उनसे पूछिए गन्ना कैसे बीजते हैं, तो उनका जवाब होगा पहले गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट बना के उसके बाद ऐसे दबा दिया जाए। तो उनको पता ही नहीं मुड्डा क्या होता है, कभी खेत गए हो तो पता चले ना। तो हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। परसों अरविंद केजरीवाल सूरत में थे, गुजरात में, तो आपने देखा था कितना बड़ा काफिला था, पता ही नहीं चल रहा था कहां से शुरू हो रहा है कहां से खत्म। इसका मतलब दिलों पर राज। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। दिलों पर राज जो करते हैं वो हुकूमत करते हैं। और इन्होंने, मैं ये पूछना चाहता हूं मीडिया है, इन तीनों बिलों को वापस लेने का नुकसान किसको है? जिनके लिए ये कानून बनाए हैं वो कह रहे हैं, ये खाप पंचायतों चौधरी साहबान बैठे हैं, मैं भी एक किसान परिवार से हूं, जिनके लिए ये बनाया है वो कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं वापस नहीं लेना। तो इसका मतलब वापस लेने का नुकसान किसको है? जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने एक एक क्लॉज लिखवाया है, वही डाटा वाले, वही उनको नुकसान हो रहा है। मैं किसान परिवार से आता हूं, मतलब मेरा सर नहीं दर्द कर रहा, लेकिन वो कह रहे हैं डिस्प्रिन आपको खानी पड़ेगी। मैंने कहा भाई मेरा नहीं दर्द कर रहा सर, मैं ठीक हूं। नहीं कहते 6 महीने बाद अगर दर्द कर गया फिर तो ले लो। हद है यार। ये मोदी जी जब घूमते हैं ना देश में, चुनाव के समय जब घूमते हैं, तब बड़ी ऊंची आवाज में कहते हैं सबको कि गर्व से कहो तुम भारतीय हो, और जीतने के बाद पूरे देश को पूछते हैं साबित करो तुम भारतीय हो। ऐसे कानून लेके आते हैं। इनको असल में इनको ये हो गया कि बड़े बड़े सीए वगैरह के कानून हम लाए, लोगों ने विरोध किया, लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, चलो जी खत्म। लेकिन इनको ये पता नहीं था कि अब पाला किसान से पड़ा है जो मिट्टी से सोना उगा लेता है। अब पाला उसके साथ पड़ा है। अब छेती जल्दी ये आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। कई लोग पूछते हैं हमसे कि अब क्या होगा, शायद ये बिखर गया। नहीं, बिखरा नहीं है, ये फैल गया। देखो यहां तक आ गया, शामली महापंचायत हुई पंजाब में। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके दोस्त मित्र कोई होंगे, पंजाब में 21 मार्च को दिन एतवार को मोगा जिले के बागा पुराना में हम किसान महासम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें लाखों लोग, पूरा पंजाब वहां पे इकट्ठा करके अरविंद केजरीवाल जी को बुलाकर मोदी सरकार की जड़ें हिलाने का काम करेंगे 21 मार्च को। जो मैं आखिरी
दो लाइनें कह के अपना स्थान लूंगा क्योंकि मुख्यमंत्री साहब ने बोलना है। जो ये कहते हैं ना कि पता नहीं क्या हो गया क्या होगा, मैं उनके लिए दो लाइनें कहना चाहता हूं कि इंसाफ का दिन नहीं चढ़ेगा जिन लोगों के दिल से ये डर नहीं जाता। इंसाफ का दिन नहीं चढ़ेगा जिन लोगों के दिल से ये डर नहीं जाता। मेरठ की क्रांतिकारी धरती से मैं कह रहा हूं कि उनको समझा देना कि रात लंबी होने का मतलब सूर्य मर नहीं जाता, सूर्य चढ़ेगा, यहीं से चढ़ेगा, इसी धरती से चढ़ेगा। पंजाब, उत्तर प्रदेश इकट्ठे होकर आजादी की लड़ाई भी लड़ते रहे हैं और पंजाब और उत्तर प्रदेश ने आजादी की लड़ाई को लीड किया था। चंद्रशेखर आजाद या और भगत सिंह इकट्ठे लड़ते थे और पंजाब इन काले कानूनों से आजादी दिलवाने के लिए आगे हो पूरे देश को मिली थी। उसी तरह इन कानूनों से आजादी पूरे देश के मिलेगी। जय जवान। अभी पिछले दिनों हम भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह जी का जन्मदिन मना के हटे। उन्होंने पगड़ी जट्टा 9 महीने का आंदोलन शुरू किया था, तब भी 3 ही कानून थे। तो उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। दोनों हाथ ऊपर कर 2 नारे लगा दो, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। अभी जो हमारा इनकलाब का दिया जगा कर बैठे हैं, दोनों हाथ ऊपर का उठाकर 2 नारे लगा दो, इनकलाब, इनकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भगवंत मान जी।